गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। हम लोकसभा पर चर्चा कर रहे थे और पिछले व्याख्यान में हमने लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उन पर चर्चा की। आज का हमारा जो व्याख्यान है वह है लोकसभा की जो शक्तियां हैं और लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं, इस पर रहेगा। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं और लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और लोकप्रिय सदन कहने का कारण है कि जो लोकसभा का गठन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजती है और संसदीय शासन व्यवस्था इस आधार पर काम करती है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर अंतिम जो नियंत्रण की शक्ति है वो लोकप्रिय सदन को प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। हालांकि जो संसद है उसका गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, लेकिन लोकसभा संसद की महत्वपूर्ण इकाई है या अंग है। और लोकसभा की जो शक्तियां हैं या कार्य क्या क्या हैं, उनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे। लोकसभा का पहला जो कार्य है वो है, या जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। भारतीय संविधान के अनुसार जो भारतीय संसद है वो संघ सूची, समवर्ती सूची और जो अवशिष्ट विषय हैं जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, उन पर भारतीय संसद कानून का निर्माण कर सकती है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी संसद कानून निर्माण कर सकती है। हालांकि संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं और संविधान में ये कहा गया है कि जो अवित्तीय विधेयक हैं वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन अगर दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद पैदा हो जाते हैं तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और इस संयुक्त बैठक में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो राज्यसभा से दोगुनी होने के कारण जो निर्णय है वो लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होता है। तो इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में जो अंतिम शक्ति है वो लोकसभा के पास है और राज्यसभा जो साधारण अवित्तीय विधेयक हैं उनको 6 महीने तक रोक सकती है और लोकसभा अपने संख्या बल पर इस प्रकार के जो विधेयक हैं उनको पारित करवा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण में राज्यसभा से लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। दूसरी जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा जो वित्तीय क्षेत्र के संबंध में भी शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है और इस संबंध में जो राज्यसभा की स्थिति है वो बहुत ही गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार जो वित्त विधेयक हैं वो
पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, और लोकसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह इन विधेयकों को 14 दिन के अंदर लोकसभा को लौटा दे। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाती है तो भी ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझे जाएंगे। इस प्रकार जो वित्तीय विधेयक हैं उन पर राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर है। अगर राज्यसभा इन विधेयकों के सामने कोई सुझाव देती है तो इन्हें स्वीकारना या न स्वीकारना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा के पास जो स्थिति है राज्यसभा की वो बहुत ही गौण है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और राज्यसभा उन इस प्रकार के विधेयकों को 14 दिन के अंदर लोकसभा को लौटाना होता है। तीसरी जो शक्ति है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से अनुच्छेद 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि लोकसभा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नामंजूर कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उसके धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे तो इन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा भी लोकसभा अनेक प्रकार से जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वे काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकार की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार लोकसभा अनेक साधनों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अगली जो शक्ति है वो है संविधान संशोधन के संबंध में। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान संशोधन का कार्य करती है। अनुच्छेद 368 के तहत ये अधिकार दोनों सदनों को समान रूप से दिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और विधेयकों को प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। हालांकि संविधान संशोधन के संबंध में यदि दोनों सदनों में गतिरोध है तो इस प्रकार के विधेयकों को अस्वीकार किया जाएगा, अस्वीकार समझा जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक करने का कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो इस प्रकार लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान संशोधन संबंधी कार्य करती है। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य भी करती है लोकसभा। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं वो मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। जनता की शिकायतों का समाधान लोकसभा के सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए जनता की शिकायतों, जनता की भावनाओं को लोकसभा के सदस्य सरकार तक पहुंचाते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि सरकार जो भी नीति का निर्माण करे वो जनता के हित को ध्यान में रखकर करे, क्योंकि जन भावनाओं का अनादर लोकसभा के जो सदस्य हैं वो नहीं कर सकते। तो जनता की शिकायतों का समाधान करना लोकसभा का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा भी लोकसभा अनेक कार्य करती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा पास कर दे तो इस प्रकार के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा के पास विविध शक्तियां हैं, लोकसभा अनेक कार्य करती है और संसद देश का सर्वोच्च अंग है। तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग हम कह सकते हैं। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा अधिक महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और प्रभावशाली अंग है और व्यवहार में यदि लोकसभा को ही अगर हम संसद कह दें तो अनुचित नहीं होगा। तो इस प्रकार लोकसभा की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रभावशाली है।